रामदेव जी से मतलब उन्होंने 3 महीने का कोर्स किया था व्यक्तिगत तौर पे। 3 महीने तक उस ज़माने में रामदेव जी को इतनी वो नहीं थी, तो वो लोग जा के लोगों को सिखाते थे, तो उस वक़्त के ट्रेनर हैं। तो मेरे घर में मेरे को बोलते थे, मैंने कहा क्या कर रहे हो? मुझे नहीं करना। भाई मैं जितना पैदल चल लेता हूँ वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं आज की डेट में भी 8 किलोमीटर पैदल मेरा रूटीन है कि मुझे 8 किलोमीटर पूरी करनी है। मतलब ऐसा टारगेट नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि मैं 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक पैदल रोज़ चलूँ। कुछ नहीं है तो मेरी फैक्ट्री मैं जहाँ पे काम करता हूँ 5 मंजिल की फैक्ट्री है, 100 150 सीढ़ियाँ हैं, ऊपर-नीचे करता हूँ, 100 बार ऊपर-नीचे हो जाता है, वो 5 किलोमीटर के बराबर हो जाता है, 5 किलोमीटर अपने बस के सफ़र में, बस पकड़ने के लिए, साग-सब्जी लाने के लिए, दूसरे काम करने में निपट जाता है। तो हमें पैदल सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज़ क्योंकि जब हम पैदल चल रहे होते हैं तो उस वक़्त आपका नेचुरल प्राणायाम होता है, नेचुरल पैदल चलते हुए। तो नाक को स्वस्थ रखने के लिए सरसों का तेल डालना चाहिए सबसे सरल और देसी गाय का घी मिले तो ज़रूर डालें। अब आ जाते हैं मुँह, मुँह में आया जीभ। जीभ को अगर स्वस्थ रखना है तो आपको पेस्ट बंद करना पड़ेगा। पेस्ट बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल ही। दाँतों को स्वस्थ रखना हो क्योंकि जीभ पे क्या था आप मिर्ची खाओगे, मिर्ची से जलन पैदा होगी, थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगी बेचारी, ऐसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कै पेस्ट के अंदर कैंसर पैदा करने वाले पोषक तत्व पाए गए हैं, विज्ञान भी ढूँढा है, मैं तो वो उनकी बातों से ही बात को बता रहा हूँ कि उसमें कैंसर पैदा करने की ताकत रखता है पेस्ट के अंदर। चाहे वो पेस्ट किसी का भी हो, किसी का भी, चाहे आप खुद अपने घर में ही क्यों ना बनाएँ, जब बनाएँगे तो उसमें इस्तेमाल होने वाला केमिकल कैंसरस है। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, कोई आयुर्वेदिक कहता है जी मैंने एकदम प्योर हर्बल बनाया है, लेकिन झाग उत्पन्न करने के लिए तो वही डाला है भाई। झाग कैसे उत्पन्न हो गया? झाग तो उसी से उत्पन्न होगा, केमिकल से ही, तो मैं कैसे मान लूँ कि हर्बल है? तो हम पेस्ट इस्तेमाल ना करें। दाँतों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे उत्तम औषधि है अपने रसोई घर की हल्दी, सरसों तेल, नमक। 1 चुटकी हल्दी लिया, 2-4 बूंद सरसों का तेल लिया, 1 चुटकी नमक ली, 4 बार इधर रगड़ा, 4 बार उधर रगड़ा, पानी से कुल्ला कर लिया, खत्म कहानी। दातुन वगैरह मिल जाए तो सोने पे सुहागा। आयुर्वेद के एक किताब है अष्टांग हृदयम, उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा गया कि कुल्ला 11 बार कुल्ला करने से दंत धावन तुल्य है। दंत धावन मतलब दातुन करने के बराबर माना गया है 11 बार कुल्ला करना। अगर आयुर्वेद शास्त्र लिखता है वो भी भागवत के अष्टांग हृदयम में ये बात है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा क्या लिखा गया था, उन्होंने इस बात को क्यों लिखा? तो मेरा अपना सोचने का नज़रिया है, तो मैंने सोचा यार जिनके दाँत नहीं रहे होंगे, जैसे एक समय आता होगा 70 साल, 80 साल के बाद नाना जी, दादाजी उनके दाँत नहीं रहे होंगे, तो अब दातुन को रगड़ेंगे, नीम के दातुन को रगड़ेंगे तो उनका छिल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब दाँत को उस दातुन को कुच्चा भी कैसे बनाएँ? दाँत तो है ही नहीं। भाई मसूड़ों से तो कुच्चा बनेगा नहीं। तो उनके लिए था कि दंत धावन जो नहीं है तो 11 बार अगर कुल्ला कर रहे हैं, यानी 11 बार कुल्ला करने से दंत धावन यानी कि आपके मुँह की पूरी सफाई हो जाती है। तो मुँह को साफ करने का सबसे उत्तम औषधि 11 बार कुल्ला करें और 11 बार कुल्ला करने के बाद जितनी प्रेशर से पानी अंदर कुल्ला करते हुए हुआ है, तो मेरे को नहीं लगता कि दाँत में फँसे हुए कोई कण रह भी जाएँगे 11 बार में। 11 बार में नहीं रहेंगे, एक बार में करके अगर हो तो शायद कोई कहीं फँसा हुआ रह जाए, वो रह जाए, लेकिन 11 बार में नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं गले में तकलीफ। गले की तकलीफ की रसोई घर की औषधि में है, अगर गला जाम हो रहा है, गला बैठ गया है, तो फिटकिरी है, धनिया है, मुलेठी थोड़ी-सी आयुर्वेदिक है, आपको बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन रसोई घर की धनिया और फिटकिरी, इससे गले के रोग को खत्म किया जाता है। काली मिर्च गले के रोग को खत्म किया जाता है। हल्दी से टॉन्सिल खत्म किए जाते हैं। टॉन्सिल का रोग खत्म करने की अकेली ताकत रखती है हल्दी। हल्दी को सेवन करने की जो विधि है, टॉन्सिल के रोगों में 2 से 3 चुटकी हल्दी पाउडर गले में जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक छोड़ दें और चुपचाप बैठ जाएँ, बोले नहीं। अगर भयंकर से भयंकर टॉन्सिल
भाई राजीव दीक्षित जी कहते हैं और उनके द्वारा प्रमाणित है। और 5 साल में मैंने भी उस ज्ञान को बहुत सारे भाई बहनों पे प्रमाणित मेरे को भी मिल चुका है कि हल्दी के सेवन से गले का रोग खत्म हो गया। ऐसे हल्दी से तो कैंसर खत्म होता है, गले का वो अलग है। तो गले का रोग हल्दी से आपको हो जाएगा। सामान्य में सामान्य बीमारियों की बात कर रहा हूँ, तो गले के रोग में हल्दी, काली मिर्च, धनिया, फिटकिरी। गला बैठ गया है, फिटकिरी थोड़ी सी कच्ची फिटकिरी लें, चूस लें, गला खुल जाएगा। आवाज बैठ रही है, फिटकिरी काली मिर्च का पाउडर लें, गरारे कर लें। गले में खराश हो, कोई चीज निगलने में ना बने, निगलने में जब ना बने तो इन्हीं चीजों में घी मिला के सेवन करें। जैसे धनिया लिया, पाउडर बनाया, उबाला, उसमें थोड़ा सा घी मिलाया, उससे कुल्ला कर लिया और थोड़ा सा पिला दीजिए। या काली मिर्च लिया, उबाला, उसमें थोड़ा सा घी मिलाया, उससे गरारे किए, कुल्ला कराए, पिला दीजिए, तो गले की खराश खत्म होती है। मुलेठी आयुर्वेदिक औषधि है, सेवन वही है। मुलेठी को चूस सकते हैं, मुलेठी को पानी में डाल के उबाल सकते हैं, उबाल के गरारे कर सकते हैं, पी सकते हैं। अब आ जाते हैं गले के बाद छाती, फेफड़ा। फेफड़े को मजबूत करने की रसोई घर में अगर सबसे उत्तम औषधि है, उस औषधि का नाम है अजवाइन। उस औषधि का नाम है सोंठ, जिसको आप ड्राई जिंजर, अदरक, अदरक कहते हैं, अदरक का सूखा हुआ सोंठ। थोड़ा सा हटके चलें तो मुनक्का, तुलसी, हल्दी। एक अलग सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ, मेरे मतलब 5 साल के अनुभव में है, जो भाइयों के ऊपर 90% तक के फेफड़े, खराब फेफड़े रिपेयर हो गए हैं। लेकिन वो आपकी थोड़ी सी धर्म से हटके है वो औषधि, उसका नाम है लहसुन। लेकिन मरता क्या नहीं करता, अगर उस परिस्थिति में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लहसुन का प्रयोग। लहसुन मतलब बता देता हूँ, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लहसुन और गुड़, अच्छा सा गुड़ 2 लीटर पानी में डाल के उबालें और ढाई आधा लीटर रहने पे उस पानी को रख दें। उससे पानी को थोड़ा-थोड़ा करके उसको पिलाएँ। व्यसन करने के बाद, धूम्रपान करने के बाद अगर फेफड़े खराब हो गए हैं, तो रिपेयर हो जाते हैं। और ये मेरा आज़माया हुआ है और कोरोना काल में भी आज़माया हुआ है। जो आप लोग लहसुन नहीं ले सकते और फेफड़े को बचा के रखना है, तो अजवाइन का सेवन करें, अजवाइन का पानी पिएँ, तुलसी का सेवन करें, मुनक्के का सेवन करें, फेफड़े मजबूत होते हैं। फेफड़ा मजबूत होता है सुबह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में टहलने से, ब्रह्म मुहूर्त में टहलने से फेफड़ा मजबूत होता है। तो हल्की दौड़ लगाने से, हल्की दौड़, तेज दौड़ नहीं, हल्की दौड़ लगाने से, साइकिल चलाने से, उठक-बैठक करने से, पुशअप करने से। फेफड़े के बाद आ गया पेट। पेट को स्वस्थ रखना है। पेट को स्वस्थ रखना है कि अगर हम शरीर को 3 हिस्सा किया जाए, एक हिस्सा छाती से ऊपर और एक हिस्सा पेट और एक हिस्सा पेट के नीचे, तो सबसे जो ज़रूरी है, वो हमारा पेट है। पेट ही है जो एनर्जी बनाती है और वहीं से सारा चीज़ चलता है। दिमाग भी वहीं से चलती है, आँख भी वहीं से चलता है, नाक भी वहीं से चलता है, जीभ भी वहीं से चलता है। यानी सबसे ज़रूरी अंग है जिसका हम ख़्याल रख सकते हैं, वो है पेट। पेट से ही हमारे शरीर की त्वचा है, त्वचा भी बची हुई है, त्वचा। तो पेट को स्वस्थ रखना है हमेशा, तो सबसे पहले इस कमीने आदमी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यही है, हमारे दादा-दादियों की परंपराओं में कहावत है कि मुँह जीभ जो है, जीभ, ये किसी पान भी खिला सकता है और जूता भी खिला सकता है। अगर आपने गलत बोला, तो जूता भी मारेंगे लोग, और उसको इज़्ज़त दिया, इसी जीभ से प्यार से बोला, तो सामने वाला आपको पान भी खिलाएगा। और यही जीभ है जो आपको कैंसर तक का सफ़र करा रहा है। हर इंसान को आज बीमार बनाने में जो सबसे ज़्यादा रोल निभा रहा है, वो पेट नहीं कहता कि मुझे आइसक्रीम दे दो, मुझे रसगुल्ले दे दो, मुझे सेब दे दो, मुझे संतरा दे दो। ये जीभ कहता है, स्वाद, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और
भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पानी पिएँ। खाना खाते हुए पानी ना पिएँ, 1.5 घंटे बाद पानी पिएँ। प्यास लगती है, अगर कुछ पीना ही है भोजन करने के तुरंत बाद, तो भाई राजीव दीक्षित जी ने बताया और मैंने उसको अपने जीवन में इस्तेमाल किया। मेरे बच्चों ने इस्तेमाल किया, मेरे ऑफ़िस के 22 लड़कों ने इस्तेमाल किया और भी बहुत सारे भाई-बंधु जो मैं व्यक्तिगत तौर की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने भी इस नियम का इस्तेमाल किया है, आज उनका पेट पहले की अपेक्षा 90% स्वस्थ है। भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। जल्दी पीने का मन कर रहा है तो सुबह में जूस, दोपहर में छाछ, रात को दूध। खड़े होके पानी ना पिएँ। अब खड़े होके पानी पीने से पेट का क्या नुकसान? आप लोगों में से हर कोई इस बात से सहमत है कि पेट के अंदर बनी हुई सारी मशीनें स्टील की नहीं है। कोई मर्सिडीज कार वालों ने किसी रॉयल्स रॉय वालों ने इसको बड़ी मतलब बड़े अच्छे मेटल से नहीं बनाया हुआ है। वो मांस का बना हुआ है। वो हमारी कोशिकाओं का बना हुआ है, बारीक-बारीक नसों के गुच्छे से बना हुआ है और एक प्रेशर से खड़े होके एक प्रेशर से अगर हम पानी डालेंगे, तो अंदर की मांसपेशियों को चोट तो लगेगा ही। जब चोट लगेगा तो तकलीफ होगी। तो सबसे पहले खड़े होके पानी पीने से जो सबसे भयंकर रोग होता है पेट का, उसको होता है हर्निया। तो कभी भी खड़े होके पानी ना पिएँ, ठंडा पानी ना पिएँ, चिल्ड वाटर तो बिल्कुल ही ना पिएँ। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे पुराने ज़माने के लोग बीमार नहीं पड़े क्योंकि उनको चिल्ड वाटर नहीं मिलता था। नहीं मिलता था चिल्ड वाटर। अगर भरपूर गर्मी पड़ रही है, चैत के महीने में, जेठ-आषाढ़ के महीने में भरपूर गर्मी पड़ रही है, उस वक़्त भी अगर उनको ठंडा पानी चाहिए होता था, हैंड पंप को 4 बार फालतू मार दिया, फिर उसके बाद निकल जाता था, उस पानी को पी लेते थे। उनके लिए वही ठंडा पानी था। कुएँ में रस्सा डाला, थोड़ा ज़ोर से झटका लगाया, नीचे से पानी ऊपर खींच लिया, वो पानी पीते थे। मिट्टी के घड़े के बर्तन में रखा हुआ पानी पीते थे। तो ठंडा पानी, बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपने अपने आप अपने दुश्मन को बुलाया है। तो इस तरीके से पेट को स्वस्थ रखने के लिए अब रसोई घर की ऐसी कौन-सी औषधि है, जिसके अगर हम सेवन करें तो हमारा पेट एज़ ए नॉर्मल हमेशा रहे? तो उसमें है जीरा। जीरा सबसे उत्तम औषधि है पेट को स्वस्थ रखने में। अजवाइन है, लेकिन अजवाइन कब है? जब आपको तकलीफ होती है। लेकिन कौन-सा ऐसा रसोई घर है जिसकी सब्जियों में जीरे की छौंक नहीं लगती? जीरे को मसाले में नहीं डाला जाता, लेकिन अजवाइन को नहीं डाला जाता छौंक के रूप में। अजवाइन को किसी विशेष तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो विशेष तौर पे है, वो विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल होगा, रोग होने पे। लेकिन स्वस्थ रखने की अगर बात करते हैं, तो जीरा है, धनिया है, जो एकदम सामान्य सा है, 2 मसाले, ये हमारे पेट को स्वस्थ रखती है। पेट में रोग हो जाता है, दर्द का रोग, पेट दर्द हो रहा है, अजवाइन, यहाँ पे अब आ जाते हैं पेट दर्द में कैसे इस्तेमाल करें अजवाइन को और कैसे इस्तेमाल करें जीरे को। कब इस्तेमाल करें दालचीनी को। पेट दर्द में दालचीनी भी काम आती है, पेट दर्द में अदरक भी काम आता है, पेट दर्द में जीरा भी काम आता है, पेट दर्द में धनिया भी काम आता है। तो कब इस्तेमाल करें धनिये को, कब इस्तेमाल करें जीरे को, कब इस्तेमाल करें दालचीनी को। सर्दियों के मौसम में पेट दर्द हो तो आँख बंद करके दालचीनी का प्रयोग करें क्योंकि आपको मालूम है ये गरम मसाला है। जिसकी गिनती गरम मसाले में, उसका उपयोग सर्दियों में। जिसकी गिनती मसालों में मतलब सामान्य मसालों में, रोज़मर्रा में, उसको गर्मियों में इस्तेमाल करें। ग गर्मियों में पेट दर्द हो रहा है, धनिये का पानी उबाल के पिला दो, पेट दर्द खत्म हो जाता है। पुदीने के पत्ते को पानी में उबाल के पिला दो, पेट दर्द खत्म हो जाता है। सर्दियों में पेट दर्द हो रहा है, अजवाइन उबाल के पिला दो, पेट दर्द खत्म हो जाएगा। दालचीनी उबाल के पिला दो, पेट दर्द खत्म हो जाएगा। लौंग उबाल के पिला दो, पेट दर्द खत्म हो जाएगा। काली मिर्च उबाल के पिला दो, पेट दर्द खत्म हो जाएगा। किसी एक चीज़ से नहीं हो रहा है, तो 2 औषधियों को ले लें। उल्टी हो रही है, पेट की वजह से उल्टी हो रही है, गर्मियों में उल्टी हो रही है, तो धनिया उबाल के पी लीजिए, जीरा उबाल के पी लीजिए, पुदीना उबाल के पी लीजिए। सर्दी में उल्टी हो रही है, तो दालचीनी उबाल के पी लीजिए। क्या बोलते हैं, लौंग उबाल के पी लीजिए। अब रह गई बात कि अब लौंग उबाल के पिएँगे, अच्छा नहीं लगता,
ठीक है जी, थोड़ी सी मिश्री मिला लो, ये तो अपने हाथ में है। बच्चे को, छोटे बच्चे को देना है तो थोड़ा सा अपना कॉमन दिमाग लगाना है, ये थोड़ी सी मिश्री मिला दिया। गर्मियों में अगर मान ले सर्दियों में उल्टी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, बच्चा को पुदीना दे रहे हैं, नहीं पी पाएगा, मिश्री डाल दो थोड़ी सी। जीरा जीरा चबा के खाने के दे रहे हैं बच्चे को, नहीं खा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, नहीं खा रहा है, तो भैया थोड़ी सी मिश्री डाल दो। अब पेट के नीचे आते हैं अपना क्या कहते हैं, मल द्वार। बहुत सारे भाई बहनों को तकलीफ होती है कब्ज की। तो कब्ज की सबसे सरल औषधि जो है रसोई घर की, सबसे सरल औषधि जिसको अपने जीवन में चालू करें और कब्ज ना हो, वो है सुबह उठ के 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए। पानी भी तो रसोई घर की है, तो ये हमारी औषधि है। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए और कम से कम 1000 से 2000 कदम चलें। मैं यहाँ पे परंपराओं से ढूंढा हुआ ज्ञान बता रहा हूँ कि परंपराएं ये कहती है कि पहले हमारे शौचालय जो था घर से घर से किलोमीटर की दूरी पे हुआ करते थे, मतलब खेतों में जाना होता था। तो सुबह उठे, चलना शुरू किए, जब तक प्रेशर नहीं बनता था तब तक लोग जाते रहते थे खेतों में। जैसे ही प्रेशर बना बैठ जाते थे। तो उसी तरीके से आज हम कर सकते हैं। सुबह उठे, 2-3 गिलास गुनगुना पानी पिए और आराम से टहले, जब प्रेशर बना चले गए। जरूरी थोड़ी है कि चाय से प्रेशर लाना है, जरूरी थोड़ी है कि किसी औषधि से प्रेशर लेके आना है। नेचुरल मेडिसिन, एकदम नेचुरल, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब कब्ज की बीमारी है, तकलीफ है, तब हम क्या ले, वो है घी, सबसे उत्तम। भाई कौन सी ऐसी चीज है जिसपे सरकेगा? मान लिया कब्ज का मतलब क्या, आपकी अतड़ियों में फंसा हुआ वो पदार्थ, जो भोजन, जो हमारे पोषक तत्वों के बाद बचा हुआ है, मल, तो वो उसको फिसलाने के लिए क्या चाहिए? भाई चिकना होगा तभी तो फिसलेगा। तो चिकनाई किस में है? वो है घी में। दूध में घी डाल के पी लीजिए, सबसे सरल। आयुर्वेदिक औषधियों में की बात करें तो आप आयुर्वेदिक औषधियों में त्रिफला का सेवन करें। 1 चम्मच त्रिफला गर्म दूध या गर्म पानी के साथ सेवन करें। नहीं तो मैं तो कहता हूँ नॉर्मल रूटीन की चीजें करें, नॉर्मल। 2 दिन फालतू लगे, 4 दिन फालतू लगे, नेचुरल मेडिसिन घी का प्रयोग करें, देसी गाय का घी का प्रयोग करें। 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, उम्र और उम्र के साथ देखते हुए, छोटा बच्चा है आधा चम्मच दें, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का है, आधा 1 चम्मच दे दें। बड़े बुजुर्ग हैं 2 चम्मच दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आयुर्वेद में पंचकर्म होता है, उसमें एक विरेचन, एक कर्म है जिसमें दस्त लाया जाता है, वो घी पिलाते हैं, या कैस्टर ऑयल, अरंड का तेल। अब कैस्टर ऑयल भी हमारा रसोई घर की औषधि है, क्योंकि तेल है, इसके आगे तेल नाम है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अरंड के तेल के टोटल अभी तक जो मैंने पढ़ा है अलग अलग किताबों से, अलग अलग स्रोतों से, तो लगभग 198 रोगों पे काम आता है कैस्टर ऑयल, 198। आज का ताजा फीडबैक है मेरे स्वस्थ भारत समृद्ध भारत ग्रुप में, 3 दिन पहले आया, मेरे पलकों पे खुजली हो रही है भैया, मैंने उसको बोला अरंड का तेल लगाओ। आज का फीडबैक है भैया 3 दिन लगाने से मेरे पलकों की खुजली नष्ट हो गई। तो ये चीजें हैं, हमें ज्ञान लेनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। कब्ज को दूर करने की सबसे सरल औषधि, 2-3 गिलास गुनगुना पानी पिए और टहलें पीकर, और जब तक प्रेशर ना बने तब तक नहीं जाए, जबरदस्ती ना करें। जबरदस्ती हम करके जोर लगा के अपनी ही मांसपेशियों को, अपनी ही अतड़ियों को, अपने ही मल द्वार के रास्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से हम कब्ज का हो गया। अब आ जाते हैं हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द। आप सभी लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे जो 50 साल की उम्र के रखे हो, जिन्होंने लाठी देखी हो। लाठी, लकड़ी की बनी हुई लाठी को मजबूत करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था? अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं, माइक ऑन करके बताएं। पहले जमाने में लाठी को मजबूत करने के लिए क्या सरसों का लगाया जाता था? तेल लगाते थे सर। बहुत बढ़िया, तो आपके सवालों का जवाब मिल गया। जब लकड़ी मजबूत हो सकती है तेल से,
तो हमारा शरीर क्यों नहीं मजबूत हो सकता है तेल से? तो लगाने की जिम्मेवारी आपकी, लगवाने की जिम्मेवारी भी आपकी। तेल लगाएं। इसको आयुर्वेद में, मजे की बात, इतनी शर्म की बात है कि इसके लिए भी लोग चिकित्सा पैथी खोल बैठे हैं और पैसे लूट रहे हैं लोगों से। एक सिंपल सा मालिश चिकित्सा पद्धति आ गई, मतलब हद हो गई। मतलब इंसानियत तो मर चुकी है लोगों में। मुझे बहुत हैरानी होती है कि हमारी दादी नानी के बनाए गए पैथी, आसान से पैथियों को इन लोगों ने सिर्फ करना क्या है जी, हम आपको बादाम के तेल से मालिश करेंगे, हम आपके रोग को भगाएंगे, मालिश करेंगे। कितना जी? 2000 रुपया। कितने जी? 500 रुपए। चले गए। बहुत गलत है, बहुत बुरा लगता है। एक छोटी सी चीज है, अगर शरीर में दर्द को भगाना हो, मालिश से उत्तम औषधि नहीं है। छोटे बच्चे जो एक दिन का बाबू को लेके आना, बाबू को लेके आ। छोटा बच्चा को हम मजबूत करते हैं तो माँ के दूध के अलावा जो दूसरी चीज दी जाती है ना, उसका नाम ही मालिश है। और आजकल की हमारी पढ़ी लिखी अंग्रेज भाई बहन, जॉनसन्स बेबी ऑयल। क्यों भाई? मतलब आपके दादा नाना जो पहलवान बने, 100 साल जिए, वो जॉनसन बेबी ऑयल लगाए थे क्या? शर्म कर लो। नहीं जी, इस वाले से स्किन एलर्जी हो जाएगी। क्यों, तुम्हारे नाना को हो गया था क्या स्किन एलर्जी? हद हो गई। मतलब मानसिकता, मानसिक रूप से गुलाम है हम, सब अंग्रेजियत में भरे पड़े हैं। बहुत मतलब मन दुखी हो जाता है कई बार। आज बहुत दुख की बात कहना पड़ता है। आपको छोटी सी चीज दिखाता हूँ। आ जाओ बेटा। ये मेरे पड़ोस में नीचे का 3rd फ्लोर का बच्चा है। इसकी उम्र 8 माह है, 8 माह, और इसके 8 दांत आए हुए हैं। 8 माह, 8 दांत। देख सकते हैं कि इसकी शकल सूरत कैसी है। और पूरा नेचुरल मेडिसिन। कभी इसको, इसकी आज भी अगर इसको कुछ हो जाता है, इसकी अगर इसकी माँ ने गलती से कुछ लगा भी दिया तो मेरे से डांट खुल जाती है। मैंने कहा सरसों का तेल के अलावा कुछ और नहीं लगाना इसको, कुछ और नहीं लगाना सरसों के तेल के अलावा। तिल का तेल भी नहीं लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ तुम जहाँ पे पैदा हुई हो और तुम्हारा इसके पिता जहाँ पे पैदा हुए हैं वहाँ तिल की खेती नहीं होती, इसलिए तिल का तेल भी नहीं लगाना। तुम्हारे यहाँ जो पैदा होता है वही तुम्हारा डीएनए है, और उसी डीएनए का इसका इलाज करो। इसको सरसों के तेल, और सरसों का तेल 2-2 चम्मच पी जाता है और पिलाते हैं। अभी अगर आपके सामने दूं गुड़, इतना सा गुड़ दूं, 5 मिनट में खत्म कर देगा। नमस्ते बोलो, नमस्ते कर। नहीं, चल खड़ा हो जा, चल ले जा, ले। इसकी डिलीवरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। पूरे 9 महीने का खान पान, रहन सहन, सब चीज। लॉकडाउन में 1 मई को इसका जन्म हुआ है, 2 मई को नॉर्मल डिलीवरी। हमारे घर में 3rd फ्लोर पे है उनका। एक चीज का, इस चीज का उनको बहुत बड़ा हो रहा। इस तरीके से मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हमें लौट चलो परंपराओं की ओर। जय, एक चीज बताओ, अगर आपके बेटे को, बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, तो अगर डॉक्टर बनाना है तो किसकी बात सुननी पड़ेगी? किसकी बात मानोगे? जो डॉक्टर ने कर्म किए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी उम्र लंबी हो तो किसकी बात मानोगे? डॉक्टर की या दादा दादियों की, जिनकी उम्र लंबी थी? भाई हमें तो, मैं मेरे जैसा अनपढ़ समझ अबोध आदमी, मैं तो कहूंगा जी, मैं तो अपने दादा नाना जो परनानाओं ने किया है, मेरे दादा 95 साल के रहे हैं, मेरी नानी अभी भी 92 साल की है, तो मैं तो उनकी बात मानूंगा, मैं डॉक्टर की बात नहीं मानूंगा। भाई उन्होंने 92 साल रह के दिखाया है, तो मैं उनकी बात मानूं या डॉक्टर की बात मानूं? भाई इतनी बुद्धि तो भगवान ने मुझे भी दी है। थोड़े से पैसे, हमने भी स्कूल में पढ़े, फीस जमा कराई थी, अक्कल आई थी मुझे। क्यों मानूं डॉक्टर की बात? क्या दिया है डॉक्टर ने हमें डर के अलावा? एक छोटी सी खांसी होती है, उसको कैंसर तक की जांच कर देते हैं। एक छोटी सी सर्दी खांसी जुकाम बुखार की बीमारी होती है, उसको कोरोना जैसे षड्यंत्रकारी नाम दे देते हैं। पूरा का पूरा देश और विदेश चौपट कर दिया इन लोगों ने।
बहुत सारे घरों को बर्बाद कर दिया। बहुत गलत हो रहा है। जाग पड़े, लौट चलें अपनी परंपराओं की ओर, लौट चलें अपनी दादा दादियों की ओर, जो उन्होंने किया है वही कर्म करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो पूरे शरीर में मैं संक्षिप्त में कुछ चीजें लिया हूँ। और हाँ, खुजली की बात हो रही थी, दीदी ने बताया था कि खुजली के बारे में कह रहे हैं। भाई खुजली होता क्यों है? आज आपको बहुत रहस्य की बात बताऊं, मजेदारी। बहुत सारे लोगों, आप लोगों में सबकी शादी हुई होगी, जो पहले शादी हुई है ना, उनसे पूछना एक बात, दूल्हा दुल्हन चाहे वो गोरी हो, सांवली हो, कैसी भी हो, कम से कम 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन पहले हल्दी लगाने का रिवाज था। भाई चलो सामने वाले को आप लगा रहे हो, मैंने मेरा उल्टा दिमाग सोचा कि सामने वाले को लगा रहे हैं तो समझ में आता है कि भाई थोड़ा सा हल्दी लगाने से रंग साफ हो जाएगा, चमकेगा। लेकिन ये गोरे गोरे जो होते थे उनको भी क्यों लगाया जा रहा था? हल्दी लगाने का रिवाज था। इसमें मेरे को एक ज्ञान मिला कि हल्दी लगाने का जो रिवाज था, मैं एक अलग डीएनए से, अपने अलग माँ बाप से पैदा हुआ। हमारी शरीर की प्रकृति, बॉडी की प्रकृति अलग है। जिसके घर, जो मेरे घर आएगी उसकी अलग है। वो पता नहीं कौन सा साबुन, सरफ, शैम्पू, जो भी, मतलब कुछ भी लगा लो, उसको कौन सी शारीरिक एलर्जी की, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे चर्म रोगों का इलाज हो रहा है। दो जिस्म एक साथ मिलने था, इसलिए हमारी परंपराओं में उसको हल्दी लगाने का रिवाज लगा दिया गया कि पहले इसकी बॉडी को पूरा का पूरा एंटीबॉडी बना दो, ताकि आपस में जब टकराएं इनको खुजली कलकल की बीमारी पैदा ना हो। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानता कि गोरा होने के लिए, अगर गोरा होने के लिए तो भाई तो फिर गोरे लोगों को क्यों लगाया जा रहा था हल्दी? और 10 दिन, महीने महीने तक का रिवाज था। 1 महीने तक का रिवाज रहता था हल्दी लगाने का। और आज सारे के सारे पार्लर में चले जाते हैं। जो थोड़ा बहुत बचा होता है वो भी खराब करके आ जाते हैं। स्किन की बीमारी लेके आ जाते हैं और बाप दादाओं के पैसे अलग बर्बाद कर देते हैं। खुजली की सबसे उत्तम औषधियों की अगर बात करें तो मैंने पहले बताया था कि अजवाइन भी खुजली खत्म करती है, लेकिन ये अजवाइन जो खुजली खत्म करेगी, वो सर्दी के मौसम में पैदा होने वाली खुजली को खत्म करेगी। गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली खुजली को खत्म करने के लिए आपको धनिये के पानी से नहाना पड़ेगा। धनिये को पानी में उबाल के नहाना पड़ेगा, धनिये को पीस के शरीर पे लगाना पड़ेगा, जीरे को पीस के लगाना पड़ेगा। गर्मी में अगर खुजली हो रही है तो ठंडी तासीर की औषधियों को, जो रसोई घर के मसाले हैं, जैसे हल्दी भी है, हल्दी उतनी गर्म नहीं है जितनी गर्म की अजवाइन है। हल्दी नॉर्मल यूज होता है, इसलिए इसकी नॉर्मल गरमाइश है। तो आप हल्दी के पानी से नहला सकते हैं, हल्दी को सरसों के तेल में लगा सकते हैं। उसके बाद स्नान कर लें। उपटन से नहाने से, पूरी बॉडी में उपटन बना के नहाने से खुजली की बीमारी दूर होती है। थोड़ी सी अगर आपने औषधि की, घरेलू औषधियों की बात करें तो नारियल तेल आपका नहीं है। नारियल तेल मेरा नहीं है। नारियल तेल ये उनका है जहां पैदा होता है, हमारे लिए दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। जो चीज हमारे आसपास पैदा नहीं होती वो हमारे लिए दवा के रूप में इस्तेमाल होती है। तो नारियल तेल, भीमसेनी कपूर, इसको मिला के रखें, इसको पूरे बदन में लगाएं, खुजली खत्म होती है और 100% खत्म होती है। सिर्फ लोग हार जाते हैं डॉक्टरों के पास। मैंने देखा है खुजली के लोग आते हैं, कहते हैं जी मैंने तो डॉक्टर से दवाई कराई, कितने साल, 4 साल, ठीक है जी ये ले लो, इसको लगाओ, क्या आराम हो गया? हाँ जी आराम हो गया, थोड़ा सा रह गया। मैंने कहा जी वहां 4 साल दियो, यहाँ 4 साल देने में क्या दिक्कत है? 4 साल लगा लो ना, कोई बाबूजी की पूंजी थोड़ी बिक रही है। तो इस तरीके से अपने खुजली की, सर दर्द की तकलीफ बहुत होती है, बहुत ज्यादा। हर इंसान के सर में दर्द, भैया मैं तो कहता हूँ सर दर्द हुआ तो होता नहीं है, सर दर्द पैदा करते हैं लोग। सर दर्द होता नहीं है, सर दर्द पैदा करते हैं। भाई किसी के बारे में गलत सोचोगे, अपने बारे में बुरा सोचोगे, चिंता करोगे, खामा खागा उल्टा सीधा सोचोगे, घर में अपने दिमाग में कचरा भरोगे तो क्या होगा? सर का दर्द ही तो बनेगा। ऐसे तो कहते हैं तू यार क्या है, तूने सर में दर्द कर रखा है। तो सामने वाले को बोलते हैं सर में दर्द, उस वक्त सर दर्द तो नहीं हो रहा था ना, लेकिन उसकी बातों से हम कहते हैं सर दर्द क्या सर दर्द बना हुआ है यार, हटना, सर दर्द कर रहा है तू। तो हमने वो, उसकी शक्ल जब हमें पसंद नहीं आने लगती, उसकी आवाज जब हमें पसंद नहीं आने लगती, तो हम उसको दर्द, सर दर्द का नाम दे देते हैं। तो भाई आप अपने दिमाग में जब कचरा भरोगे
गलत गलत संगत में रहोगे, गलत किताबें पढ़ोगे, गलत खाओगे, गलत पियोगे, गलत न्यूज सुनोगे, तो सर का दर्द तो बनेगा ही। मानसिकता गलत रखोगे तो सर दर्द का इलाज, लंबे समय से अगर सर दर्द चल रहा हो तो देसी गाय का घी नाक में 2-2 बूंद डालना चाहिए। ताजा ताजा सर का दर्द हो तो अपने रसोई घर में सौंठ सबसे उत्तम औषधि है। सौंठ, ड्राई जिंजर, इसको चौथाई कप पानी में 2-3 चुटकी डालें, 2-3 चुटकी काला नमक डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, चाय की तरह बना के पिएं। मैं जब पेट की बात कर रहा था तो मुझे एक बात बताना भूल गया आप लोगों को, पेट खराब करने में अहम रोल जो है वो चाय का है। चाय का। मुझे नहीं मालूम, एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, अच्छा लगे बुरा आप लोग कहीं पता कर लेना। मैंने तो सुना है और पढ़ा है, और मुझे याद नहीं है कि कहाँ पे पढ़ा था, लेकिन सुना भी है और पढ़ा भी है कि चाय, ओरिजिनल टी जो है वो हमारे यहाँ, हमारे देश के जो बड़े-बड़े व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, जो चोर चोर हैं, असली चोर जो हमारे देश के, वो ओरिजिनल चीजें उठा के विदेशियों को बेच देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और उसका जो चूरा बचता है उसमें गाय के खून को मिला के और कुछ नशीले तत्व मिला के हमें परोस दिए जाते हैं फैंसी पैकिंग में। फैंसी पैकिंग। इसीलिए चाय पत्ती हमें नुकसान कर रही है। नहीं तो इतना भी नहीं नुकसान करना चाहिए था, चाय जितना नुकसान कर रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं वो गलत है। ये मेरा मानना है, मेरी सोच है। आप गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल तो यही कहता है। मैं शाकाहारी हूँ, तो मैं गाय के मांस से बनने वाला उत्पाद तो इस्तेमाल नहीं करूँगा। गाय की जानवरों की हड्डियों से बनने वाला, उसके चूरे से बनने वाला मैं पेस्ट इस्तेमाल नहीं करूँगा। इतनी तो मेरे अंदर अपनी आत्मा से ईमानदारी है। अगर मैं मांसाहारी होता तो एक बार सोच भी लेता, लेकिन मैं तो शाकाहारी हूँ, तो मैं इस चीज को नहीं ले सकता, ना पेस्ट अपने जीवन में, क्योंकि ना मुझे अपने जीवन में कैंसर पैदा करना है। एक मैसेज आ रहा है, खुजली के लिए क्या करें? तो मैंने अभी बताया कि नारियल तेल में कपूर मिला के लगाएं, भीमसेनी कपूर। बहुत पुराना खुजली चल रहा हो, बहुत ज्यादा समय से चल रहा हो, तो गंधक एक औषधि आती है, गंधक, उसको मिला सकते हैं इसी नारियल तेल में। मात्रा होगी 10 से 12 चम्मच नारियल तेल में 1 से 2 चम्मच गंधक और कपूर। अभी उन्होंने एक सवाल किया कि सौंठ, गुड़ और क्या बनाया, बताया नमक। जब सौंठ, गुड़ और नमक मिलाते हैं तो सर दर्द में काम आता है। नमक अगर नहीं मिलाइएगा तो सर दर्द में काम नहीं आएगा। उसमें नमक मिलाना जरूरी है। अब आप लोग अपने अपने सवाल रख सकते हैं। मैं बोलने को तो बहुत है, अगर मैं कम समय में मैं आप लोगों को कुछ सर बताने की मुख्य क्वेश्चंस आए 9-10, जैसे बोन्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए, शोभा जी ने पूछा था, अर्थराइटिस और बोन स्ट्रॉन्ग के लिए। फिर तो उन्होंने लगता है मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं। अगर लाठी मजबूत हो सकती है तेल की मालिश से, तो शरीर भी मजबूत हो सकता है। 1 महीने का बच्चा, जो हर किसी का, जो हर कोई हम लोगों ने पैदा हुए हैं, 3 साल तक दादी नानी के मालिश की वजह से आज हम खड़े हैं, ना कि कुछ खा पी के खड़े हैं। मालिश सबसे उत्तम औषधि है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। खाने पीने की अगर बात करें तो मेथी दाना सबसे उत्तम औषधि है रसोई घर की, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। कड़ी पत्ता बहुत उत्तम औषधि है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। हल्दी बहुत उत्तम औषधि है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। सबके शरीर में सफेद निशान हो उसके लिए क्या करें, सफेद निशान आ गए हैं। सफेद निशान के लिए तुलसी का रस सबसे उत्तम और सर्वोत्तम औषधि है। तुलसी का रस ज्यादा से ज्यादा बार लगाएं, ज्यादा से ज्यादा बार, और पूरी तरह से परहेज कर दें चीनी का। पूरी तरह से जीवन में चीनी को निकाल फेंकें। गुड़ जरूर, गुड़ सेवन कर सकते हैं, लेकिन चीनी को निकाल फेंकें। नमक की बनी हुई चीजें और दूध की बनी हुई चीजें साथ में कभी ना खाएं। अगर आप सब्जी खा रहे हैं और खीर खानी है तो सब्जी खा लें, खीर 1-2 घंटे बाद खा लें। अगर आप कोई दूध की बनी हुई मिठाई खा रहे हैं, नमक की बनी हुई सब्जी रखी हुई है, नमक की बनी हुई नमकीन रखे हुए हैं, तो नमकीन खा लें, मिठाई ना खाएं। अगर आप
मतलब ऐसे चाय मैं चाहता हूँ कि ना पीते हैं, ना बोलना चाहता हूँ। अगर आप चाय पी रहे हैं और नमकीन रखा हुआ है तो नमकीन खा लें, चाय ना पिएं, या चाय पी लें, नमकीन ना खाएं। सर शरीर में आयरन कम हो रहा है, किसी ने पूछा था शरीर में आयरन कम हो रहा है तो क्या करें? आयरन कम की सबसे उत्तम औषधि है अपने रसोई घर में, वो है लोहे की कढ़ाई। सबसे उत्तम औषधि है लोहे की कढ़ाई। उन अपना खाना लोहे की कढ़ाई में बनाना शुरू कर दें, सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाना शुरू कर दें, दाल लोहे के बर्तन में बनाना शुरू कर लें। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन लगता है, आयरन बैलेंस हो जाता है। और सब्जियों में बात करें तो पालक सबसे उत्तम औषधि है जो आपको आयरन प्रदान करती है। जिन सब्जियों में हल्की सी नमक जैसा महसूस हो, नमकीन जैसा महसूस हो, उसमें आयरन बहुत होता है। कसेला, लोहा को चाट के देखिए, जैसा लगता है। अगर उसकी उसकी पालक की सब्जी जब आप बनाएंगे, साग बना के खाएंगे, तो आपको अलग सा लगता है थोड़ा सा, मतलब जीभ को ऐंठन हो जाती है। सर जो किसी ने चीज पूछा जीभ की फंगल ऐंठन पैदा, इन्फेक्शन, हाँ जी, फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए क्या करें? फंगल इन्फेक्शन के लिए अंदरूनी सफाई के लिए मैं बाद में बताता हूँ, पहले बताता हूँ बाहरी तौर से। क्योंकि जैसे ही बाहरी तौर से ठीक होता है तो इंसान अपने आप को थोड़ा स्वस्थ महसूस करता है। तो बाहरी तौर से सही करने के लिए गेंदे के फूल, गेंदे का फूल, एलोवेरा, तुलसी और हल्दी, इसकी बनी हुई चटनी को लगाना चाहिए। इससे मसाज करनी चाहिए। अगर इसका रस निकाल के इससे मसाज करें, या ज्यादा है तो चटनी बना के लगाएं। इससे फंगल इन्फेक्शन खत्म होते हैं। और फंगल इन्फेक्शन की सबसे उत्तम औषधि जो मेरे अभी पीछे महीने 2 महीने पहले किसी को बताया था, एज ए मतलब आप जो मर्जी समझ लीजिए, बस दिल में आया मैंने बता दिया, तो उनका रिस्पॉन्स आया, गुनगुना घी। गुनगुना घी लगाने से फंगल इन्फेक्शन ही नहीं, अच्छे से अच्छा जख्म भी बढ़ते हैं। मतलब ये मेरा आजमाया हुआ है, इसलिए मैंने बताया। आप लोग मेरे बताने पे किसी भाई बंधु ने विश्वास करके उस चीज को कर लिया और उनका परिणाम आया, वो मैंने बताया है। ये शायद कहीं ना लिखा हुआ मिले, लेकिन गुनगुना घी अच्छे से अच्छे जख्म को भरता है। जी जी। सर अल्माइजर हो गया है, मनोभ्रंश अल्माइजर हो गया है, उसको क्या करें? इसमें शारीरिक परिस्थितियां बतानी पड़ेगी कि वो किस तरीके से करते हैं। ऐसे आपको मैंने बताया कि दिमाग को स्वस्थ रखने की वाली जो औषधि है अपने रसोई घर में, वो मैं बताना भूल गया था। दिमाग को स्वस्थ रखने वाली जो औषधि है रसोई घर में, उसका नाम है तेज पत्ता। तेज पत्ता। और ये इतना कारगर औषधि है कि मेरे द्वारा बताए गए और भाई बहनों द्वारा परीक्षित है कि 10 दिन का बच्चा रो रहा था, चुप नहीं हो रहा था। तो तेज पत्ते का पाउडर एक चुटकी शहद में मिला के चटाने से वो रोना बंद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में कितनी जल्दी पहुंचा होगा। तो तेज पत्ते का सेवन करना चाहिए। चौथाई चम्मच तेज पत्ते का पाउडर 1 गिलास पानी, आधे गिलास पानी में उबालें, उसमें घी मिला के पिएं, क्योंकि घी कैरियर का काम करेगा। देसी गाय का घी नाक में डालें 2-2 बूंद रात को सोने से पहले। मस्तिष्क सर ये के सभी, देसी घी का छोटी जगह में तो मिल जाता है, शहरों में तो कहीं मिलता नहीं है देसी घी का, देसी गाय का घी। मैं तो कहता हूँ कि आज के डेट में ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाते हैं जी। भाई। अगर ये ऑनलाइन ऑर्डर करके कचरा मंगा सकते हैं, विदेशियों का एप्पल का फोन मंगा सकते हैं, तो क्या ऑनलाइन करके किसी से देसी गाय का घी नहीं मंगा सकते उसी गांव में फोन करके? जी। मैं आपको भाई वो मैं मतलब इस बात को पैसे मैं के लिए क्या करें? मैं मैंने यूके में, कनाडा में, दुबई में, इन सभी जगहों पे जब बोला तो उन्होंने कहा जी भैया मेरे गांव में से आ रहे थे, मैंने मंगा लिया। भाई जी क्या होगा मंगाना आप। भाई जब वहां से यहाँ से मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरे यूएस में जानकार हैं, उनके यहाँ से जब भी कोई आता है ना, तो यूएस के बाकी 20-25 लोगों की एक डिमांड लेके आते हैं कि करोल बाग में वो टेलर है ना, वहां से मेरा सूट सिलवा के ले आना, जी। और सीताराम के छोले भटूरे लेके आना।
सीताराम के छोले भटूरे। मतलब अमेरिका से कोई एक आया, बाकी के 20 लोगों के लिए वो चीजें लेके जा रहा है, तो क्या देसी गाय का घी नहीं लेके जा सकता? जी वो जी उनकी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी है सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचानी। जब वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं और वहां से आके इंडिया में आके बाद में जैसे वहां का इलाज जब महंगा पड़ने लगता है तो इंडिया में आके इलाज करा सकते हैं, तो इंडिया में आके घी ले जाओ। जी नहीं तो बहुत सारे भाई बहन हैं सेवा करने को तैयार हैं। जी। जी मोनिका, नमस्ते ब्लेडर गोविंद में भैया। स्टोन हो गया, गाल ब्लेडर में स्टोन के लिए, गाल ब्लेडर या किडनी में स्टोन के लिए। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन दोनों में फर्क है। किडनी स्टोन की मैं पहले बात कर दूं, किडनी स्टोन की सबसे उत्तम औषधि है जो रसोई घर में, उसका नाम है कुल्थी की दाल। मैं रसोई घर से बात कर रहा हूँ। रसोई घर में कुल्थी की दाल, 2 चम्मच कुल्थी की दाल रात को 1 कप पानी में डालें, सुबह उस पानी में उसको उबाल दें, थोड़ा सा गर्म कर दें, पानी पी लें, दाल को चबा सर चबा ये के खा कौन लें। सी दाल होती है, इसका और कुछ नाम भी है क्या? तुलसी की दाल। थोड़ी बहुत आप गूगल बाबा कर लीजिए, आजकल थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देंगे। कुल्थी की दाल लिख दीजिएगा, कुल्थी की दाल। मैं जी तो कुल्थी की दाल उत्तम औषधि है पथरी के लिए। छोटी बड़ी इलायची पथरी के लिए उत्तम औषधि है। अजवाइन पथरी की उत्तम औषधि है। तुलसी पथरी की उत्तम औषधि है। भाई ज्यादा है, 5-6 औषधियां हैं, थोड़ी थोड़ी लिया, 1 कप पानी में डाल के उबाला, पी लिए। शाम को सुबह शाम पी लीजिए। पत्थर चट्टा, अब एक आयुर्वेदिक पेड़ है, वो मैं घरेलू की बात कर रहा हूँ इसलिए आयुर्वेदिक में तो थोड़ा सा है कि आजकल चलता है, तो मैं बता रहा हूँ कि पत्थर चट्टा पाषाण भेद नाम से है, उसको लेके आए। बरुणा की छाल होती है, पत्थर चट्टा लाएं, 2-3 पत्ते लें, उसको चटनी पीसें, पानी में उबालें, पी जाएं छान के, सुबह शाम पी लें। कुल्थी की दाल सबसे उत्तम है। गुड़हल का फूल अगर मिलता है तो उसके फूल को लाएं, पानी में उबालें, पी जाएं। नहीं फूल मिल रहा है तो उसके पत्ते लाएं, चटनी पीसें, उबालें, पी जाएं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर एक औषधि से करना है तो आप तुलसी और अजवाइन को ले सकते हैं, उससे आपकी पथरी चली जाती है। किडनी की, गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए मैं बता रहा हूँ कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मैं हर किसी को एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आपके घर में चूहा आ गया तो आप चूहे को कब तक नहीं भगाते, जब तक कि वो आपके कपड़े नहीं काटता, आपका नुकसान नहीं करता, एक कोने में पड़ा हुआ है तब तक। तो भाई क्यों आप किसी ने बोला कि भैया मेरे को ना 15 mm के गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो भैया 14.5 mm तक तो ठीक थे ना, उस वक्त तो आपको नहीं पता चला था ना। 12 mm का जब आपके पेट में रहा होगा तब तो रातों रात तो 15 mm का बना नहीं। पत्थरी होता है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन में यही पत्थर चट्टा, कुल्थी की दाल, यही इजमाइन, यही सारी चीजें काम करती है। डिपेंड करता है कि उसमें परहेज बहुत तगड़ा है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना कि चूहा आपके बर्तन को काट जाए, आपके कपड़ों को काट जाए। भाई ऐसा खान पान नहीं करना कि गैस बने और पित्त, आप ऐसा कोई खान पान करें कि पित्त की थैली से रस ना निकले, और रस ना निकले तो खाना ना पचे, और खाना ना पचे तो बदहजमी हो, पेट में दर्द हो, गैस हो, और दोबारा वो दर्द उठ जाए और आप हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर ने बोला जी ये तो पथरी का दर्द है, इसको तो निकालना पड़ेगा, ये तो निकलता नहीं है। तो भाई जब बना जिस रास्ते से उसी रास्ते से निकल भी जाएगा। जब तक आप एक छोटी सी बात दिमाग लगाइए, जब तक पथरी पहचानने वाली मशीन नहीं थी अल्ट्रासाउंड, तब कहाँ थे पथरी गॉल ब्लैडर की, तब कहाँ था, तब ये रोग कहाँ था? क्या पहले के लोग 100 साल जिए नहीं? क्या उनको नहीं हुआ होगा? ये होता है और नष्ट भी होता है। पहले होता था, मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी नानी से इस बारे में एक बार बात करी तो मेरी नानी ने बोला कि पहले ऐसा दर्द होता था ना, तो जब नहीं जाता था अजवाइन देने से, तो लंबे समय तक हम उसको कुल्थी की दाल खिलाते थे, लंबे समय तक, मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना उसको कुल्थी की दाल खिलाते ही रहते थे। सर किसी ने हर्निया का इलाज पूछा, हर्निया के लिए क्या करें? हर्निया में कब्ज ही सबसे मूल कारण है, और खड़े होके पानी पीना मूल कारण है। मैंने आपको बातों में बताया था कि अगर खड़े होके पानी पिएंगे तो पेट का जो सबसे भयंकर रोग लगने वाला है वो हर्निया ही लगने वाला है। और कब्ज को ठीक कर लें
अपने और कब्ज को ठीक करने के लिए, इसके लिए थोड़ी सी एक अलग से औषधि है, वो है अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल 1 से 2 चम्मच रोज रात को गर्म पानी या गर्म दूध के साथ पीना चाहिए। सर टीबी के लिए क्या बता रहे हैं? टीबी के लिए रसोई घर की सबसे उत्तम औषधियों में औषधि है, उसका नाम है तुलसी और दालचीनी। टीबी के लिए? इन दोनों को, हाँ जी, टीवी सर, टीवी ट्यूबरकुलोसिस। किसी को टीबी हाँ, हो टीबी के जाए लिए ही तो बता क्या रहे करना हैं, चाहिए? टीबी के लिए ही बता रहे हैं भैया, आप सुनिए। टीबी के लिए रसोई घर की उत्तम औषधियों में से औषधि है, वो है दालचीनी और तुलसी। हेलो, दालचीनी और तुलसी। आवाज नहीं आ रही है। जी सर, कैसे लेना है उसको? चौथाई चम्मच दालचीनी, चौथाई चम्मच दालचीनी गुड़ के साथ या शहद के साथ अपनी मान्यताओं के अनुसार उसको लीजिए सुबह और शाम। तुलसी के पत्ते पानी में डाल के उबाल के सुबह और शाम। उसके साथ साथ एक चीज और देखनी होती है कि उस टीबी की वजह से तकलीफ क्या हो रही है। वो आपको अपने व्यक्तिगत जो है, आपके वैद्य जो डॉक्टर हैं या जो भी आपके नजदीकी चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, उनका भी इलाज साथ में रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। घरेलू को करें जरूर, मैं ये नहीं कह रहा। अगर व्यक्तिगत तौर पे आप आएंगे तो फिर मैं 2-4 चीजें और जोड़ूंगा वो आपकी परिस्थितियों को देख के, लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, वो नॉर्मल बातें यही है। गाय का मूत्र, देसी गाय का मूत्र पीना है, उससे टीबी खत्म होता है। जी सर। इजाजत है मुझे अब? एक मिनट मैं पूछ लूं, मैं पूछूं भैया जी? एक प्रश्न और है भैया, एक प्रश्न का जवाब भैया। और जी पूछिए राजमणि जी। जी भैया जी नमस्ते। मुझे ना बाथरूम बहुत आता है, बार बार, और बहुत जल्दी जल्दी आता है। बधाई हो। बधाई हो। क्यों? कभी बहुत प्रॉब्लम भी होती है, बार बार जाना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। इसी बहाने कम से कम पति का खर्चा तो ये अच्छा है कि माफ कीजिए, मुझे नहीं मालूम कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। अगर शादीशुदा हैं तो एक बात का तय है कि पति का नहीं। खर्चा खत्म हो गया हो, आप घर से बाहर तो निकल नहीं सकती। शादीशुदा है पर कहीं जाओ आओ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दीदी। बहुत ही सिंपल औषधि है, उसका नाम है धनिया, जी। मुलेठी, मिश्री। धनिया, मुलेठी, मिश्री और आप क्या मिला लो। क्या आप अपनी जीभ की फोटो दिखा सकती हो अभी? एक मिनट भैया, हम कर देते हैं, इनको स्पॉटलाइट पे कर देते हैं, 1 मिनट। जी अभी दिख रहे हैं भैया आपको ये? ठीक है। कब पेट साफ होता है गुड़िया? होता है एक ही, मतलब ऐसे बहुत नहीं होता है, पेट साफ ठीक से नहीं होता है। धनिया, मुलेठी, धनिया, मुलेठी धनिया और जीरा और मिश्री, जी। ये चारों 1-1 चम्मच लीजिए। 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में डाल के आधा रहने तक उबालिए और इसको पी जी। लीजिए। बिना मिश्री मिलाए वाले पानी से सफाई करनी है जी। बिना मिश्री मिलाए वाले पानी से सफाई करनी है, हाँ। छान के, और बाकी जी। पीना है। दिन में 3 बार पी लीजिए। 5 हाँ। से 6 दिन में आपकी ये समस्या नष्ट हो जाएगी। तीनों को अगर तब भी मिलाकर काढ़ा बना के, उबाल करके। हाँ, काढ़ा बना के। जी। तब भी अगर बाय द वे रह जाए किसी तरीके से, तो जी। आप जी। मेरे व्यक्तिगत नंबर पे संपर्क कर सकती हैं। आप दीदी से नंबर जी। ले लीजिएगा, तो नंबर आपको है मेरे मिल पास जाएगा। है। हाँ जी, हाँ है मेरे पास नंबर आपका। हाँ, तो ऐसे तो 10-15 ये दिन आप इसको, इसके साथ जलन थोड़ा तो नहीं है ना? सर आपके उसकी लिंक डाल देंगे क्या, हम लोग भी ज्वाइन करना चाहें आपका ग्रुप तो? दीदी मैं लिंक एक्चुअली मैं डाल दूंगा। ऐसे आप सबसे बढ़िया तो रहेगा कि आप फेसबुक पेज है स्वस्थ भारत स्वस्थ समृद्ध परिवार, और एक यूट्यूब चैनल है स्वस्थ समृद्ध परिवार, स्वस्थ समृद्ध परिवार यूट्यूब चैनल है, और स्वस्थ समृद्ध परिवार फेसबुक ग्रुप है। आप वहां पे अगर हो जाए तो वहां पे क्या है कि इंफॉर्मेशन, जो परीक्षित नुस्खे हैं जो किसी भाई ने इस्तेमाल किया, वो एक तो वहां आपको मिल जाएगा अनुभव।
और वहीं पे नंबर भी मिल जाएगा, तो जब भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं आपको किसी ग्रुप में जगह होगी तो वहां जोड़ दूंगा। एड़ी में दर्द हो तो क्या करना चाहिए भैया जी? एड़ी में बहुत दर्द है, यहाँ एड़ी में। उम्र कितनी है? उम्र 40, वजन? वजन 65। 1 मिनट दीदी, होल्ड कीजिए। क्या हो बेटा? हो गया, ठीक हो गया ना? ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लो, मेरे लिए पानी बना लो बेटा, अजवाइन का, अजवाइन चढ़ा के पानी बना दो। हाँ जी, नमस्कार हाँ जी, भैया, पैनक्रियाटाइटिस के लिए क्या करना है? दोबारा बोलिएगा, मैं थोड़ा पैनक्रियाटाइटिस। सा एड़ी के बच्चे को। दर्द के लिए पूछ रही थी भैया, वो एड़ी के दर्द के लिए। हाँ, हाइट मैंने 5'4", वजन पूछा, ध्यान नहीं रहा। वजन कितना है? वजन है 65। मतलब धरती, मतलब धरती पे बोझ। नहीं, हाइट है, हाइट 5'4" है। तो कोई बात नहीं, 10 किलो वजन तो ज्यादा धरती पे पड़ रहा है, मतलब नहीं, चलती बहुत एलोपैथियों के अचानक हिसाब से से। हो गया। अरे नहीं, मैं तो ऐसे वैसे बोल रहा हूँ, हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नहीं बहुत दर्द है, क्या करें उसके लिए? कैस्टर ऑयल लेके आइए, कैस्टर ऑयल, अरंड का तेल, अच्छा, उसको पीना है? गुनगुना करके उसको एड़ियों पे लगा के, अगर रुई हो, रुई क्यों बर्बाद करोगे, रुई में पैसे, पुराना कपड़ा हो उसी को लपेट लेना। अच्छा, हाँ, और खड़े होके पानी मत पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए। अगर इस कैस्टर ऑयल से 3 से 4 दिन में एड़ी का दर्द नहीं जाता है, दिन में 2-3 बार लगाने पे और गुनगुना लगा के पट्टी करने से 3-4 दिन में नहीं जाता है, तो अमरबेल आता है, अमरबेल बेल आती है खाने वाली? नहीं, अमरबेल एक ऐसा अमरबेल। पेड़ जो हर किसी पेड़ पे होता है, उसमें कोई ना जड़ होती है ना कोई पत्ती होती है, पीली मतलब सूखने के बाद पीले रंग की हो जाती है। अच्छा, और पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, अलग नाम, आप लोगों का नाम ढूंढना पड़ेगा। अमरबेल लिख दीजिएगा तो उससे पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई बता देगा कि कैसा होता है। उसको लाएं, 2-3 कटोरी उसकी, थोड़ा सा कूट के ना, 2-3 कटोरी 7-8 गिलास पानी में खूब बढ़िया सा उबाल दें। उबालने के बाद उसमें से आधा कप पानी छान के पी लीजिए सुबह शाम, और और बाकी गुनगुने पानी में उसको एड़ियों को डुबो के रखें। अच्छा, अगर कैस्टर ऑयल से नहीं जाता है तो तब हाँ, हाँ, और पैनक्रियाटाइटिस के लिए क्या करना अगर है? इन दोनों से भी नहीं जाता है, मान ले इन दोनों से भी एड़ी का दर्द नहीं जाता है, तो 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच दालचीनी, 1 गिलास दूध या पानी में उबालें और उसको गुनगुना ही सुबह शाम पिए। हल्दी को सरसों के तेल में और चूना मिला के गरम करें और उस गरम को लगा के पट्टी बांध दें। पैनक्रियाटाइटिस के लिए क्या करना चाहिए? किस चीज के लिए? पैनक्रियाटाइटिस। मुझे अंग्रेजियों से पैनक्रियास नफरत है, में, अंग्रेजी में हिंदी में बताइए। पैनक्रियास में सूजन, पैनक्रियाज में अग्नाशय सूजन में है, सूजन। सबसे पहले अपने आहार विहार को ठीक कर दीजिए। आप गलती से भी, भूल के भी मैदे की चीज, तली हुई चीज, भुनी हुई चीज ना खाएं, एकदम नहीं खाएं। और धनिये के पानी को उबाल कर पिए, धनिये को पानी को उबाल कर पिए। 2 चम्मच धनिया लें, 1 लीटर पानी में डालें, उबालें, जब वो पानी चौथाई रह जाए उसको गुनगुना पी जाए। दिन में 3 बार पी लें और 7 दिन बाद अपनी सूजन की जांच करा लें। भैया बताते कितना सूजन बचा है। एक चीज और इसमें कर सकते हैं, इसमें 3 हेलो, धनिया के पानी के साथ साथ इसमें एक चीज और आप कर सकते। 3-4 बार अटैक आ चुका है। क्या चीज? नहीं कुछ नहीं, हाँ। प्लेन। हेलो, हाँ, पैनक्रियाज की जो धनिया बात के कर पानी रहे के हो, साथ सूजन की बात कर रहे हो, धनिया के अलावा आप इसमें मुनक्के का सेवन कर सकते हैं। मुनक्का मुनक्का सेवन किस तरह? कैसे? मतलब मुनक्का 10 से 15 सेके मुनक्के की लें, 10 से 15 मुनक्के लें, रात को पानी में भिगोएं, सुबह उस पानी को उबाल के उस पानी को पिए, मुनक्के का बीज निकाल के चबा के खाएं, सुबह का शाम को। ये दोनों चीजें साथ में करें। 7 दिन बाद जाके आप चेक करा लें कि मेरा पैनक्रियाज में सूजन कितनी बची हुई है।
और जहां पे पैनक्रियाज होता है उधर की तरफ सिकाई करें, ज्यादा से ज्यादा बार गुनगुने तेल से सिकाई करें। अच्छा, इनको प्रॉब्लम किनको है ये? आप हेलो? मेरा नंबर ले लीजिएगा दीदी से, व्यक्तिगत तौर पे आप मेरे को इस 10 दिन के बाद जरूर संपर्क कीजिएगा। ये 100% क्यूरेबल है, ये कोई एकदम 100% क्यूरेबल है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप व्यक्तिगत नंबर ले लीजिएगा। थोड़ी सी बीमारी का नाम टेढ़ा लगता है तो लोग डरते ज्यादा हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे को ले लीजिएगा, नंबर ले लीजिएगा। 2 महीने से सॉफ्ट डाइट पे ही है, खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल। 2 महीने से बिल्कुल कुछ ले नहीं। लेकिन साथ में आप गर्म दवाइयां तो खा रही हैं ना? नहीं, दवाइयों में कुछ नहीं ले रहे हैं, एंजाइम ले रहे हैं। सिर्फ पेंटाप्रोजोल लिया है, गैस की दवाई, तो और भैया कोई दवाई वही नहीं तो ले है, रहे। गैस जब खत्म ही हो जाएगी तो रोग तो खत्म हो जाएगा। आप गैस गैस अब ठीक है। देखिए, नेचुरल चीजों से गैस को खत्म करो, बहुत जल्दी ठीक होगा। आप धनिए का पानी पीजिए और मुनक्के का पानी पीजिए, मुनक्का खाइए। मुनक्का पेट को साफ करेगा, कब्ज को दूर करेगा, एनर्जी पैदा करेगा। एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? आप इतनी नॉर्मल डाइट पे रहेंगे तो एनर्जी तो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। नारियल पानी ले रहे हैं, सूप ले रहे हैं। 2 महीने हो गए हैं। आप इसी डाइट व्यक्तिगत पे ही नंबर हैं। लेके आप मेरे से संपर्क में बने रहें। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन से ज्यादा इनको समय लगेगा, लेकिन आप 5-6 दिन बाद एक बार चेक कराइए जाके, क्योंकि मन में तो अब वो आ गया है ना तकलीफ। या तो हमेशा इंसान को देखो दीदी, मैं आपको फिर शुरू में बताना भूल गया, हम सब रिपोर्ट देख रहे हैं, कोई अपनी तकलीफ नहीं देखता। मेरे से जब कोई फोन आता है, भैया मेरे को बीमारी हो गई, मैं कहा छोड़ना बीमारी के नाम मत ले, तू तकलीफ बता भाई, तेरे को तकलीफ का है भाई? तकलीफ बीमारी को लेके घूमोगे या तकलीफ को दूर करोगे? अगर आपकी तकलीफ दूर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है कि आपके पेट में लीवर है या नहीं है? भाई मैं तो वैसे बहुत सारे केस सुना हूं जो उनको 40 साल बाद पता चला कि उनकी किडनी एक ही किडनी है। सर मैं भी एक हूँ उसमें से। सर मैं भी एक हूँ, मुझे 50 साल में पता पड़ा कि एक ही किडनी। तो फिर आप ये बताइए ना दीदी, अगर 50 साल में आपको पता चला कि एक किडनी है, तो 50 साल एक दिन पहले तो आप बहुत खुश थी। अभी भी खुश हूँ सर, कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। नमस्ते भैया। लेकिन डॉक्टरों ने तो बोल दिया होगा ना कि जी अब आपकी एक किडनी है, थोड़ा ध्यान हेलो रखना, सर। ये दवाइयां खाना, ऐसे करना वैसे करना, हर महीने मेरे से आके मिलना, नहीं नहीं मेरे को हर नहीं महीने लगता है। फीस देना, हर महीने सर जांच उन्होंने बोला कराना। कि एक ही किडनी है, वो भी बहुत स्वस्थ है, बस एंटीबायोटिक्स मत खाना। तो सर नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी। हाँ, हेलो। तो यही चीज है, मतलब नमस्ते जब भैया। हमें रिपोर्ट को हम देखते हैं, हमने तकलीफ को नहीं देखते। और वो गलती से अगर वो तकलीफ नहीं भी होती ना, वो जांच नहीं होता तो आप चली भी जाती तो पता ही नहीं चलता कि आपके पास एक किडनी थी, कि लीवर था कि नहीं था। बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हैं सर। मैं तो कईयों को कहता हूँ भैया जांच ही मत करा, मुझे तो पता ही नहीं कि हार्ट तेरा दाहिनी तरफ है कि बाईं तरफ है। सर वो जांच किसी और चीज के लिए हुई थी, पता कुछ और चला। चलिए अच्छी बात है, पता चल गया। अब थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, उम्र बढ़ती हुई उम्र में थोड़ा सा तंग ना हो जाए। जी जी। हेलो। हेलो सर। हेलो सर जी। सर कौन है यहाँ पे? यहाँ कोई सरूर नहीं है, फोन काटूं क्या? नहीं सर, आप मेरी बात सुन लीजिए। भैया हाँ। बोलिए, भैया है। हाँ हाँ भैया बोली, भैया बोली। हाँ भैया जी सुनिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए दीदी आवाज जी। आ रही है, नहीं काटा फोन, हाँ। चिंता ना करो। सर वो पैंक्रियाज में मेरे पापा को मतलब कैंसर हो गया है, और वो बढ़ता बढ़ता लीवर में भी आ गया है। देखिए दीदी, इसके लिए तो आपको नजदीकी चिकित्सक से मिलना पड़ेगा, क्योंकि घरेलू में मैं उनकी तकलीफें जरूर कम कर सकता हूँ। उनको कोई तकलीफ हो रही है, जैसे उल्टी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, कमजोरी ज्यादा हो गया, वजन ज्यादा गिर रहा है, मैं उसमें मदद कर सकता हूँ। जी सर, वो आप राजीव दीक्षित का मतलब जो वो इलाज है, हम लोग उसी पे चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो उनसे भूख तो हाँ, लग तो रही आप है एक उन्हें। काम कीजिए, एक आयुर्वेदिक औषधि, होम्योपैथ की औषधि आती है, उसका नाम है बर्वेरिस वल्गेरिस। बर्वेरिस बर्वेरिस वल्गेरिस, जिसको पत्थर चट्टा बोलते हैं, पाषाण भेद बोलते हैं। उसकी मदर टिंचर 20 से 25 बूंदे चौथाई कप पानी में दिन में 4 बार पिलाएं। और साथ में मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, ताकि मैं आपके लिए और कुछ ढूंढ सका
बता सका तो मुझे जी। बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी जी। मतलब मैं आपके लिए कुछ कर जी। सका हूँ, आपके पिताजी के लिए। जी। सर किसी ने पूछा है मोटापा दूर करने के लिए क्या करें? अरे छोड़ो ना, मोटापा दूर करने के लिए मतलब धन किसको बुरा लग रहा है मेरे को समझ में नहीं आता। धन भी कोई मोटापा वोटापा नहीं होता। कितना वजन है मेरे नाना मेरे मम्मी के दादा की तरह 350 किलो के तो नहीं है ना, 90 साल जिए थे। मेरे मम्मी के नाना जी 350 किलो के थे, 90 साल जिए थे। उनका नाम है घमंडी खलीफा, बिहार में नामी खलीफा हुआ करते थे। 16 कहार लगता था उनको उठाने के लिए। जब वो बुजुर्ग हो गए थे तो कहीं जा नहीं पाते थे, तो 8 आगे और 8 पीछे लोग उठा के लेके जाते थे। मोटापा कोई बीमारी नहीं है अगर आपको 18 सीढ़ियां चढ़ने में सांस ना फुलाए। अगर 18 सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल जाती है तो आपको अपने वजन का ख्याल रखना पड़ेगा। भाई मैं बताऊं, आजकल मोटापे से कोई परेशान नहीं है, सुंदर नहीं दिख रहा है उससे परेशान है, मोटापे से कोई परेशान नहीं है। मैं अभी वृंदावन में जेम्स शिप्स स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के घर गया था, तो उनके दामाद को देखा, 110 किलो के थे और स्लिम ट्रिम लग रहा था। भाई वजन के हिसाब से तो मोटापा होगा उसका, लेकिन स्लिम ट्रिम क्यों? तो उसकी हड्डियों का वजन था, तो वो सुंदर लग रहा था। तो आदमी को वजन दिक्कत करता है दिखावे में, जब दिखने में खराब लगता है तो कहता है यार मैं मोटापा हूँ। भाई चलने में तो खराब नहीं लग रहा ना। ऐसे मैं आपको औषधि बता देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि जी इन्होंने कुछ बताया नहीं। आप करके देख लीजिएगा। जिसको भी मोटापे की तकलीफ है, अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर का पानी पीना शुरू कर दें। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर का पानी पीना शुरू कर दें। दवाइयां बहुत होती है, मेथी है, दालचीनी है, सौंठ है, किलौंजी है, ये सब चीजें मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि हर किसी की अपनी थोड़ी सी प्रकृति होती है और समय बहुत लगता है उसमें, तो लोगों को विश्वास नहीं होता। लेकिन पानी तो हर इंसान पीता है। तो इनको जिनको भी अपने मोटापे से बचना हो तो उनको अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर लिक्विड मतलब पानी पीना है, तो वजन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जितना बॉडी को चाहिए उतना ही रहेगा। 7.5 लीटर पानी अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर। अब मान लिया कोई 40 किलो का है, वो अगर 4 लीटर रोज पानी पीता है तो उसका वजन उसकी उम्र और हाइट के हिसाब से बढ़ जाएगा, और जिसका बढ़ा हुआ है उसका घट जाएगा। ये सबसे बड़ा लॉ मतलब फार्मूला है। भैया मेरे को पूछना है, वो हाथ जो ऊपर नहीं हो पाता, पीछे नहीं जाता, हाँ जी, हाथ जो ऊपर नहीं फ्रोजन जाता है, शोल्डर फ्रोजन बोलते हैं। अपने रसोई घर की औषधि है हल्दी में। ये चीजें आप सबको नोट कर लें, ये बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ काम आएगा। हल्दी, मेथी, सौंठ, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, दालचीनी। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, दालचीनी, इन सभी को बराबर मात्रा में मिला के रखें, पाउडर बना के रखें। सब बराबर लें, पाउडर बना के रखें। इसका चौथाई चम्मच, आधे चम्मच से लेके चौथाई चम्मच से लेके आधा चम्मच 1 कप दूध या 1 कप पानी में दिन में ज्यादा से ज्यादा बार पिएं। इसको पीते हुए किसी भी इंसान को पेट में जलन पैदा होती है तो घी मिला के पिएं। जलन पैदा होती है तो घी मिला के पिएं। ये जो चूरन है रसोई घर की औषधियों का चूरन है, कहाँ कहाँ काम आता है बताता हूँ। हाई बीपी, डायबिटीज, शारीरिक कमजोरी, जोड़ों का दर्द, मैंने अभी मैसेज में देखा था घुटनों के दर्द, घुटनों के दर्द में काम आता है। हड्डियों में कट की आवाज आती है, उसमें काम आता है। सर में दर्द हो रहा है, उसमें काम आता है। माइग्रेन की समस्या है, उसमें काम आता है। मोटापा बढ़ा हुआ है, उसमें काम आता है। सिर्फ ध्यान रखना है, लेते हुए पेट में जलन हो तो घी जरूर मिलाएं।
भैया मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ बताइए इलाज, याददाश्त के लिए। याददाश्त बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में घी खाएं जी। घी खाएं, देसी गाय का घी नाक में डालें, घी का सेवन करें, तेज पत्ते का पाउडर का सेवन करें, तेज पत्ते का पाउडर लें, उसको चाय की तरह चाय बना के पिए रात को सोने से पहले। ईस्ट पूरब की ओर सर करके सोएं, बुद्धि बढ़ती है पूरब की ओर सर करके सोने से। भैया एक चीज और बताइए, वो आपने दूध के साथ बताया, पानी के साथ बताया, दोनों के साथ दे सकते हैं? अभी रुको, अभी आप रुकिए, जो अभी जो कंधे के दर्द की बात हो रही थी, मैं उनको एक और चीज बता दूं कि इसके साथ मालिश जरूर करनी है। मालिश के लिए तेल बनाना हो तो इसी पाउडर में हल्दी निकाल दें, ऐसे हल्दी डाल के भी तेल को उबाल लें, उस तेल से मालिश करें, सिकाई करें। लेकिन हल्दी की वजह से क्या होगा, कपड़े खराब ज्यादा होंगे, तो आप हल्दी निकाल के बाकी सरसों के तेल में। हेलो जी भैया, आ रही है आपकी आवाज। मतलब जो आप ये पाउडर बना रहे हैं, इसी पाउडर का हल्दी मिलाया हुआ तेल भी उबाल के पका के इस तेल से मसाज कर सकते हैं, गुनगुने तेल से। लेकिन उससे कपड़े खराब होने का डर है हल्दी की वजह से, तो आप हल्दी निकाल के बाकी चीजों को तेल में पका के उस तेल से मालिश और सिकाई करें, तो इससे दर्द, किसी भी तरह का दर्द नष्ट होता है, एक्सीडेंटल दर्द भी, पैरालिसिस, अटैक भी। दूध से और पानी से दोनों से ले सकते हैं? हाँ, दूध से और पानी से दोनों से ले सकते हैं। जिस दिन लेते हुए पेट में जलन पैदा होने लगे, उस दिन से घी मिला के लेना शुरू कर दें। घी कैसे मिलाएंगे भैया? आधा चम्मच करीब, यदि जलन होती है तो? आप अगर पड़ोसी को देना है तो 2 बूंद दे देना, पति को देना हो तो 2 चम्मच दे दो, 1 चम्मच दे दो, आधा चम्मच दे दो। जी भैया, ठीक है। प्रणाम वैद्य जी। भैया अस्थमा के लिए प्रणाम भी वैद्य जी। कोई अस्थमा का भी पूछ रहा है। अस्थमा के लिए सबसे अच्छा है रसोई घर में दालचीनी और शहद। दालचीनी 1/4 चम्मच, शहद आप लोग ले सकते हैं तो गुड़ में लें, उसको मिलाएं, चबा के मतलब चाटें, और उसके बाद सूखा हुआ नारियल खाएं दिन में 3 बार, 1/4 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार, और सूखा नारियल जरूर चबा के खाएं। वैद्य जी, हमारी मम्मी को सफेद निशान हो गए हैं, सफेद दाग जी, 3 साल से हैं, उनके बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो क्या करें? देखो, तुलसी का रस ज्यादा से ज्यादा बार लगाओ, अभी पीछे बताया था, तुलसी का रस ज्यादा से ज्यादा बार लगाएं। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर एक बार व्यक्तिगत तौर पे संपर्क कर सकते हैं, या अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टरों से भी मिल सकते हैं। घरेलू में मैंने बता दिया है, परहेज चीनी और दूध और नमक, दूध की बनी हुई चीज और नमक की बनी हुई चीजें साथ में ना लें, कतई ना लें, कतई, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे बेटे की शादी हो, चाहे किसी चीज की पार्टी हो, किसी चीज, चाहे कुछ भी हो, अगर नहीं तो नहीं। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र कहता है, आपको एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊं कि आयुर्वेद के पथ्य अपथ्यों को चुरा के आज एक पैथी बनी है, उस पैथी का नाम है नेचुरोपैथी। वहां भी यही काम हो रहा है, लोगों को लूटने का। आहार विहार, क्या किस रोग में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसी चीज को चुरा के अंग्रेजों ने एक पैथी बना दी, उसका नाम रख दिया नेचुरोपैथी। सर एसिडिटी के लिए क्या करना चाहिए? एसिडिटी के लिए जीरा, मैंने शुरू में बताया कि पेट को अगर सही रखना है तो जीरा सबसे उत्तम औषधि है, सरल औषधि है। जीरे को हल्का सा सेक लें और चबा चबा के खाएं, गुनगुना पानी पी लें। ओके, थैंक यू। हाँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मुझे आज राजू भाई की याद आ रही है। मैं 5 साल उनके साथ रहता, महाराष्ट्र में जब आते थे। आपका हर रोज आपके ग्रुप पे सुनता हूँ, और आपका जो जो मैसेज आता है वो सभी लोगों को साथ वो बांट देता हूँ। तो मुझे इस बात का आपके साथ एक मिनट के लिए बात करनी है कि राजू भाई जैसा एक 2-2, 3-3 दिन का सेशन लेते थे, वैसा आप कुछ ले सकते हैं क्या, कि जो आपके माध्यम से लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं?
ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, धनंजय देशमुख। हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, लेकिन सामने अभी बात हो रही है आपकी। क्या भैया इन जो भी स्पॉटलाइट पे आ सकते हैं आप? हाँ, आ गए। जी हमने कर दिया भैया, स्पॉटलाइट पे किया है उन्हें, धनंजय देशमुख जी को स्पॉटलाइट पे ही कर दिया हमने। मुझे बहुत याद आ रही है, 5 साल उनके साथ रहा था महाराष्ट्र में। जब आते थे इधर पूना में, इस एरिया में आते थे, तो मेरे घर आते थे, मेरे माँ जी के साथ बात करते थे, मेरे खेती में आते थे। और आपका जब सुनता हूँ तो उनका एक एक शब्द मुझे याद आता है, बहुत याद आती है उनकी अभी। मैं तो भैया उनके चरणों के बराबर भी नहीं हूँ। आप तो 5 साल, आपका सौभाग्य है कि आपने उनको 5 साल देखा है। हम तो उन्हें सपनों में देखता हूँ, और ये सपनों में ही देखा उन्हें। ओ भाग्य हमारे, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज उन तो ये है, मतलब मैं सपने में ही उन्हें देखता हूँ। बाकी मुझे दुख बहुत है इस बात का, मतलब शब्द नहीं है मेरे को कि मैं कैसे बताऊं आप लोगों की कि मेरी सोच मुझे बहुत लगता है कि हम कैसे, ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या ढूंढ के लाऊं कि हमारी सारी आजकल की अंग्रेज माँ बहनें भाइयों को ये बुद्धि खुले कि रसोई घर से उत्तम साधन नहीं है कहीं स्वस्थ होने का। मैं इसीलिए उस चैनल को भी बनाया कि उस पे लोगों के अनुभव इकट्ठे करने शुरू किए। आज का एक आप लोगों को शेयर करते हुए मैं बता रहा हूँ कि 5 साल से गुजरात की एक बहन, जिसका गर्भाशय 4 से 5 इंच 24 घंटे बाहर रहता था, 24 घंटे 4 से 5 इंच गर्भाशय बाहर रहता था 5 साल से। सारी एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, सारी चिकित्सा पैथी उन्होंने खूब लूटा, कोई इलाज नहीं मिला। और भाई राजीव दीक्षित जी का आशीर्वाद से मेथी के लड्डू और कुछ अलग आयुर्वेदिक औषधियां और होम्योपैथी, वही औषधियां जो पता नहीं आशीर्वाद मिलना था कि आज वो 90% बहन ठीक हो गई। तो मैं इसी चीज का अनुभव इकट्ठे करके लोगों में, मैं नहीं कहता कि मैं हर किसी का मैं इलाज करूंगा, मैं कहता हूँ हर किसी के अंदर वो आग जल जानी चाहिए कि हमें अपने रसोई घर से ठीक होना है। बराबर। उस आग जलाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आग जले, क्योंकि वो आग मेरे सीने में तो जली हुई है, औरों के सीने में कब जलेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोशिश तो रहेगी जीवन भर। भाई जी भैया, मेरे एक मिनट लेता हूँ। मेरे पिताजी को जब अटैक आया था, राजू भाई तब बिहार में थे, और बिहार में थे। मैंने फोन किया तो उन्होंने बताया था कि आपने एडमिट किया है ना, उनको घर लेके जाओ। घर लेके जाने के बाद वो डॉक्टर ने बोला था 3-4 ब्लॉकेज है, 90% है, 100% है। हमने 5 दिन के बाद घर लाया तो उन्होंने जो दवा दी थी उसके बाद 10 साल 11 साल तक उनका बीपी नॉर्मल था, कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनको। इतना असर करता था, उनकी एक एक शब्द याद आती है उनकी। उनके सारे सपनों को हम पूरा करेंगे, कोशिश जीवंत तक है। वंदे मातरम। आप जैसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। आपका बड़ापन है होगा। बहुत बढ़िया भैया, गोविंद भैया, आपने आज यहाँ पर आकर के सभी को इतनी अच्छी जानकारी दी और सब इससे आशा से अधिक लाभान्वित हुए हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जैसा अभी धनंजय भाई साहब ने भी कहा कि यदि आप इस तरह का सेमिनार ले सकें तो हम आपसे, सबकी तरफ से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जब भी आपके पास समय हो आप बताएं तो हम जरूर जूम पर उसको लाने का प्रयास करेंगे कि आप जूम पर आकर के, और सभी जितने भी लोग इससे लाभान्वित हो सके तो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। तो आपके पास जब भी भैया समय हो तो प्लीज आप हम लोग सभी को अवगत कराएं उससे कि आपके पास कब समय है और कब हम लोग उससे लाभ ले सकते हैं। दीदी अगर ऐसा आप कहते हैं तो मैं हर शनिवार के शनिवार
आप लोगों के साथ सहमत होगा, लेकिन अगली बार से जो हम करेंगे तो हम चिकित्सा के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको तो उनके लिए तो व्यक्तिगत तौर पे रहे कि व्यक्तिगत तौर पे आप नंबर दे दीजिएगा, मैसेज कर दें, ठीक है जी समय निकलेगा मैं उनको जवाब दे दूंगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि हम रसोई घर को कैसे जड़ से पहचाने। जी मैं सिखाने वाला मतलब सीखना है हमें। मैं कहता हूँ आप आज एक छोटी सी बात बता रहा हूँ दीदी, मतलब कहीं मैंने पढ़ा कि कपरतक भस्म होती है, तो मुझे थोड़ा अटपटा सा नाम लगा, तो मैं जिज्ञासु आदमी मैं उसको ढूंढने बैठ गया। मेरे किसी ने बोला जी नौसादर का क्या क्या उपयोग है, तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा 1-2 उपयोग तो मालूम था, बाकी चीजें नहीं मालूम थी, तो मैंने उसको पढ़ के इकट्ठा कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे जिज्ञासु भाई बहन इकट्ठे करने हैं, वो एक एक चीज कि रसोई घर की एक मेथी कैसे डायबिटीज को जड़ से खत्म करती है। राजीव भाई ने बोला है कि मेथी खत्म करती है, तो मेरे कुछ भाइयों ने उसको इस्तेमाल करके साबित कर दिया कि खत्म करती है, लेकिन कैसे उनका खत्म हुआ वो बात मैं बताना चाहता हूँ कि अकेली मेथी ने कैसे खत्म किया, जबकि बाकी लोग कहते हैं जी मैंने तो सुन के लिया नहीं खत्म हुआ था मेरा। ऐसी क्या थी वो चीजें, थोड़ा सा उस बात को गहन अध्ययन, ताकि आप लोगों के साथ मिलके मुझे भी और सीखने को मिलेगा। बराबर है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सब मिल के अपनी अपनी जिज्ञासाएं लाएं, और मैं आप लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करने के उपलक्ष्य में मुझे भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी जानने को मिलेगा। सिर्फ एक चिकित्सा बता देना तो एक वो हो गया, व्यक्तिगत तौर पे मैं कितने लोगों की चिकित्सा कर सकता हूँ। अगर 1 मिनट में एक इंसान को अगर मैं जवाब देता हूँ, तो 24 घंटे भी अगर मैं जन सेवा के लिए काम करूँ तो मैं 1440 लोगों को ही, लेकिन 140 करोड़ लोग कब ठीक होंगे? वो तभी ठीक होंगे जब हम सब की आवाज एक जैसी बनेगी, हम सब जागरूक हो रसोई घर के प्रति, हम सब ईमानदार हो नेचुरल मेडिसिन लेने के प्रति। मैं नहीं कहता कि आप किसी पैथी में ना जाएं, इलाज ना कराएं, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर में नेचुरल मेडिसिन का इस्तेमाल करें। भैया पहली बात मुझे तो बीमारी ना पड़े, राजू भाई ने भैया बोला पहली बात तो बीमारी ना पड़े। जी गोविंद भैया, मुझे भी याद है कि जब हम आपसे लेते रहते हैं कभी कभी, जब भी हमें लगता है कि किसी को आवश्यकता है तो हम आपसे जरूर सलाह लेते हैं। तो एक बार कैंसर के एक पेशेंट थे मेरे पास, तो जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो उन्हें वहां पर घाव हो गया था। जब हम उनका रेकी ट्रीटमेंट उनकी बहन का करते थे, तो वो बताई कि मेरी बहन को ऐसे घाव हो गया है, डॉक्टर बोल रहे हैं ये घाव भरेगा ही नहीं, कभी गड्ढा हो गया और वो कभी भरेगा ही नहीं। तो मैंने आपका ही उसमें ग्रुप में देखा था कि गेंदे के फूल की चटनी गौमूत्र के साथ बनाएं और उसको किसी भी तरह का घाव हो उसमें लगाएं। तो मैंने उसके, क्योंकि उसमें देखे थे ट्रीटमेंट की लोगों के हुए थे ऐसे, तो मैंने बड़े विश्वास के साथ उनको बताया कि आप इसको लगाइए और आपका दम ठीक हो जाएगा, जो भी घाव है वो भर जाएगा और ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो गड्ढा हमेशा बना रहेगा। और उन्होंने पूरे उसको सच में उन्होंने पूरे उसके साथ विश्वास के साथ उसको प्रयोग किया, और 15 दिन बाद आकर के उन्होंने बताया वो गड्ढा भी एकदम भर गया, स्किन आ गई पूरी, और कोई कह ही नहीं रहा है कि वहां डॉक्टर भी कह रहे हैं ये कैसे हो गया, जो गड्ढा मतलब हम ही कह रहे थे कि गड्ढा हमेशा रहेगा, तो वो कैसे हो गया कि पूरी स्किन आ गई गौमूत्र के साथ गेंदे के फूल की चटनी। तब से मैंने इतने लोगों को ये प्रयोग बताया है, सबका एकदम 100% उसमें लाभ मिला है। तो इसलिए मुझे तो बहुत ज्यादा विश्वास है, इसलिए हम आपको कई दिनों से लाने के लिए प्रयास कर रहे थे कि भैया किसी तरह यहाँ पर आए और कम से कम सबको बता सकें कि क्या खजाने अपने ही पास छुपे हुए हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे, आप दवाइयां नहीं खाती, कैसे दवाइयां नहीं खाती, तो हम कहते हैं मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम भैया हैं गोविंद भैया, उनसे पूछ लेते हैं, या अपनी किसी किताबों में पढ़ लिया कि कैसे ठीक कर ले, या ये जीरा खा लिया एसिडिटी हुई, तो ये सब चीजें रसोई घर की चीजें आप लोगों के। और सबसे ज्यादा सशक्त तो इसमें महिलाएं हैं, और महिलाओं को ही सशक्त होना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि यदि वे अपने रसोई घर में इलाज ढूंढ लेंगी तो उन्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम सभी महिलाओं से, सभी नारियों से पूरा निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि वो हर सेमिनार को अटेंड करें, और भाई राजीव दीक्षित जी के जितने भी वीडियोस हैं वो जरूर देखें और प्रेरित हों सभी। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार अनुमोदना पढ़ते हैं भैया के लिए। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। अनुमोदना 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 बारंबार।
और ये पूरा सेशन भी रिकॉर्ड हो गया है। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार भैया अनुमोदना देख लीजिए 9 बजे से 11:15 बजे तक के सेशन में आज भी 100 से 150 लोग जुड़े हुए हैं, 300-400 से। मतलब कि सबको कितनी उत्सुकता है कि हम अपने चौके को जाने कि हमारे चौके में क्या छुपा हुआ है। सब अपने रसोई घर को जानना चाहते हैं भैया आपसे। सबकी उपस्थिति यही दर्शा रही है कि हमें भैया गोविंद शरण भैया की शरण तो चाहिए है अपने रसोई घर को पहचानने में। जी दीदी, मुझे भी बहुत खुशी मिली, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत सारे मेरे भाई मेरे को फोन करते हैं, जी आप ना बहनों को ज्यादा अहमियत देते हो। मैंने कहा भाई मैं छोटा सा बात बताऊं, तू घर जा और घर पे जाके बाइज को बोलना कि मेरे को ना पेट में दर्द है, अजवाइन खिला। तो बीवी बोलेगी चुपचाप डॉक्टर मत बन, चल के डॉक्टर से ही इलाज कराओ। और गलती से तुम्हारे बीवी को किसी ने बता दिया कि पेट के दर्द के लिए अजवाइन, तो तुम्हारी मजाल नहीं है कि तुम डॉक्टर के पास जाके इलाज करा लो। कहेगी पहले अजवाइन खाओ, उसके बाद डॉक्टर के पास जाना। तो हमें जो जागरूक करना है, वो हमें जागरूक जो होना है वो बहनों को ही जागरूक होना जरूरी है। जो दीदी ने बोला, तो मैं बारंबार फिर विनती यही करूंगा कि आप लोग रसोई घर को जाने, हर एक दिन 5 मिनट अपने ही उन समयों में से जो जीवन में कहीं अच्छी काम में लगा रहे हैं या जो भी है, उनमें से समय का उपयोग करें अपने रसोई घर को जानने के लिए। तो अगली बार से हम मिले, जब भी मिलेंगे हम एक औषधि पे उनसे उपयोग होने वाले सैकड़ों बीमारियों पे बात करेंगे। मैं उसमें प्रश्न उत्तर की बात नहीं करूंगा। एक अगर हम धनिया ले, जैसे अगली बार हम बात करें कि आने वाले मौसम में गर्मी है, तो गर्मी के मौसम में हम अपने रसोई घर की किन 2-3 औषधियों से गर्मी में होने वाले पारिवारिक तकलीफों को दूर कर सकते हैं। उसमें जीरे को कैसे उपयोग करेंगे, पुदीने को कैसे उपयोग करेंगे, धनिये को क्योंकि गर्मी में जो तकलीफें आती हैं लू होने की, दस्त लगने की, भाई उस तरीके से, इस तरीके से अगर हम करें तो हमारे पास सीख सकते हैं और जान सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने समाज को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने देश को स्वस्थ बना सकते हैं। अगर आज मेरा परिवार स्वस्थ है तो मैं देश को स्वस्थ बनाने में 140 करोड़ का एक हिस्सा परसेंट तो भागीदार हूं, क्योंकि मैं अपने गवर्नमेंट का एक पैसा भी अपने हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर का खर्चा अपने परिवार के ऊपर नहीं कर रहा। तो किसी ना किसी रूप में हम देश का तो भला कर ही रहे हैं। तो अगर हम स्वास्थ्य के सेक्टर को ले लिया जाए, क्योंकि अभी कल परसों के बजट का न्यूज था कि 31,000 करोड़ रुपया कोरोना काल के लिए